हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा रोगा इन फ्रंट ऑफ यू और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कॉलोनियल इन्वेजन्स ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री। कॉलोनियल इन्वेजन्स की इम्पॉर्टेंस ऐसे पता चलती है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसको स्टार्ट करते हैं 1757 से, जब ब्रिटिश एम्पायर ने अपना रूल स्टैब्लिश किया इंडिया पे और हम पर हुकूमत स्टार्ट करी। पर इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश एम्पायर से पहले कौन कौन सी पावर्स आई थी इंडिया में जिन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी और किस तरीके से उन सारी पावर्स को हटा के ब्रिटिश इमर्ज हुए एज द ओनली सुपर पावर हु रूल्ड and created their colonial empire in India. So if we talk about colonial invasions period, so it is a transitional period between medieval history and modern history of India. Medieval और modern history of India के बीच का जो transitional period है वो है colonial invasions. इसके अंदर बहुत सारी पावर्स आई इंडिया में जिन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी. So before I begin, as usual, you have to subscribe my channel. Go subscribe my channel, give a thumbs up if you like my lectures, do subscribe, do comment and keep sharing and keep spreading your love for me every single day and with every single lecture of mine. So let's start, but before that please keep a pen and paper so that you can jot down extra things which I tell you, plus you have to keep a highlighter so that if you have the book you can highlight important lines from that. सो लेट्स बिगिन कॉलोनियल इन्वेजन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम बहुत सारी पावर्स आई इंडिया में जिन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करना चाहा इंडिया में। उनका मेन रीज़न था इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सी दे एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंस ओवर अस फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दे रिसीव्ड ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ एंड लेटर ऑन फाउंडेड एम्पायर्स। उन्होंने ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ निकाली, अपने सी वॉयज, अपने अलग अलग तरीके निकाले कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट करके इधर आ सकते हैं, कैसे अपनी ट्रेड फैसिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं और अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। पर्टिकुलरली 16th और 18th सेंचुरी के बीच की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज लाइक पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस केम एंड दे अटेम्प्टेड टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट फ्रॉम द इंडिया। वो आए और इंडिया में अपने फिनेंशियल इंटरेस्ट पूरे करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। देखो पहले के टाइम पे सारे काम दो या तीन चीज़ों से डिफाइंड होते थे और मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स वर डिफाइंड in terms of power and money, which is true even today. Right now, they established authoritarian rule in these colonies and gained control over their mines and important commodities through economic exploitation. उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया उन कॉलोनीज़ पे, उनकी माइंस, जो गोल्ड माइंस, कोल माइंस, जितनी भी इम्पॉर्टेंट माइंस है उन पर कंट्रोल करना स्टार्ट करा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ थी उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर ट्रीटेड बारबरसली इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ। जो नेटिव पॉपुलेशन थी, जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स थे उन कंट्रीज़ को, उनको उन्होंने बुरी तरह ट्रीट करा हर एक एस्पेक्ट में। सोशल लाइफ उनकी ख़राब कर दी, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस उनका ख़राब कर दिया, उन पॉलिटी के नाम पे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नाम पर उनको डेमोक्रेसी नहीं, उनको ऑटोक्रेसी मिली, उनको हिटलर रूल मिला। ठीक है, उनको उन्होंने कन्वर्ट करना चाहा अपने रिलीजन, वेस्टर्न रिलीजन में, जो कि क्रिश्चियनिटी था। और ये पर्पस बताया गया कि क्रिश्चियनिटी ही सबसे बड़ा रिलीजन है, इसके थ्रू हम आपको सिविलाइज करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका एटीट्यूड अफ्रीका में तो बहुत ही इनह्यूमन था। इनह्यूमन इसलिए क्योंकि स्लेव ट्रेड तो आपने सुना होगा। अफ्रीकन्स को वो स्लेव्स बना के अपने प्लांटेशंस पे भेजा करते थे। आपने अगर सुना हो, स्लेव ट्रायंगल बना हुआ था। अफ्रीका से वो स्लेव्स लेते थे जो इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट होते थे, इंग्लैंड से वो नॉर्थ अमेरिका के प्लांटेशंस पे जाके वर्क किया करते और फिर से सारी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करते वही डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। उस टाइम अफ्रीका, इंडिया, ये सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। ठीक है, The Africans were enslaved and were treated harshly. Both France and England held their colonial control over South Africa. फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ने साउथ अफ्रीका पे अपना कंट्रोल रखा। ब्रिटेन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड तो आपने सुना होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट्स। ब्लैक और वाइट में जो डिफरेंस क्रिएट करा था वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था।
ठीक है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के रेसिडेंट्स आ गए अफ्रीका रहने, और जो उधर की नेटिव पॉपुलेशन है उनका कलर डार्क हुआ करता था। तो जो वाइट पॉपुलेशन थी वो हमेशा डार्क पॉपुलेशन पे, जो ब्लैक पीपल थे उन पर हमेशा एट्रोसिटीज़ करती थी, अत्याचार करती थी। स्लेवरी वॉज प्रेवलेंट एंड स्लेव ट्रेड वॉज रैम्पेंट। अब आप नेक्स्ट 2-3 पैरास पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के, तो आपको एक पल के लिए तो बहुत खुशी होगी कि इंडिया, हमारा भारत किसी टाइम पे बहुत ह्यूज था, बहुत प्रॉस्पेरस था, वर्ल्ड फेमस था। पर आज इंडिया की कंडीशन देखकर, या कुछ टाइम पहले तक इंडिया की कंडीशंस देखकर, आपको एक बार के लिए दुख होगा कि कैसे हम इतने ह्यूज पावर से, वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड गुरु होकर हम इतने नीचे आ गए। पर आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया दैट वन डे वी विल अगेन रूल द वर्ल्ड। और हमारी इकोनॉमी, हमारे प्लान्स, हमारी पॉलिटी जिस तरीके से वर्क कर रही है, वी आर श्योरली गोइंग टू मेक दैट सोन। भारत वॉज प्रोस्पेरस कंट्री सिंस टाइम इमेमोरियल। युगों युगों से भारत बहुत ही प्रोस्पेरस कंट्री रहा। उसका कल्चरल हेरिटेज, उसकी इकोनॉमिक अबंडेंस, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा था, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ बहुत अच्छे थे, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मैंने आपको बताया था कि मेजर फिलॉसफीज़ हमने दी है, मेजर रिलीजन्स हमने दी है। उपनिषद फिलोसफिकल, मोस्ट फेमस फिलोसफिकल टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, जो कि इंडिया में है। वेदास, ऐसी रिच नॉलेज, ऐसी रिच फिलॉसफी और ऐसे रिच रिलीजन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म हमने दुनिया को दिए। हमारे कल्चर की तो आपको बात ही पता है, ट्रेडिशंस, डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस, फूड कल्चर, ड्रेस कल्चर, सब कुछ अलग है हमारा, सब कुछ बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। शी वॉज फेमस एज स्पैरो ऑफ गोल्ड एंड स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट। हमारी भारत माता को स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड, सोने की चिड़िया बोला जाता था, वर्ल्ड गुरु माना जाता था, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई भी परेशानी आती थी, तो पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि भारत के पास तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ही होगा। भारतीय had cultural and commercial relations with Rome and West Asian countries since ancient times. हम ट्रेड में, कॉमर्स में कभी पीछे नहीं थे। हमारे कल्चरल और कॉमर्शियल रिलेशंस थे रोम से और बहुत सारी एशियन कंट्रीज से। Europeans were attracted to Bharat in the beginning of 17th century when capitalism reached its pinnacle in European countries. यूरोप्स भारत पे कब अट्रैक्ट हुए? 17th सेंचुरी में। और क्यों? क्योंकि यूरोप में आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, आई होप एवरीवन नोज, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट पीछे हो जाती है। प्राइवेट प्लेयर्स का एक सोल मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, और वो चाहे कैसे भी हो, बाय हुक और क्रुक उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, पीपल के वेलफेयर से उनका कोई मतलब नहीं होता। कैपिटलिज्म पीक पे था 17th सेंचुरी में, तो यूरोपियंस का ध्यान गया सोने की चिड़िया की तरफ, भारत की तरफ, जो उनको पैसा देने वाली थी। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन बिकेम डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमें अपनी टेरिटरीज बढ़ानी है, हमें अपने एम्पायर बढ़ाने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्पायर उतने ज़्यादा रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो गया कैपिटलिज्म की ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। कॉलोनियल ट्रेडर्स ना केवल इंटरेस्टेड थे बेनिफिट्स में जो ट्रेड के द्वारा होता, पर वो कैपिटल और टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए भी जो उनको अपने एम्पायर एक्सपेंड करने से मिलती। इंडिया वॉज फुल ऑफ रॉ मटेरियल, अफ्रीका वॉज फुल ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ऐसी ऐसी जगह ऑक्यूपाई करो जो रिच हो रॉ मटेरियल में, रिसोर्सेज में, और वहाँ से हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। इस एम को अचीव करने के लिए उन्होंने लोकल ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ को फोर्स किया कि आप रॉ मटेरियल लो, ठीक है, या तो कंपनी से लो या कंपनी की थ्रू लो, है ना, जैसे बेनिफिट हो उसी कंपनी को। तो काइंड ऑफ एक रेस लग गई थी, एक कंपटीशन हो गया था यूरोपियन कंट्रीज में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर्स ऑक्यूपाई करने हैं। भारत was one of the richest countries of the world in 17th century, testified by Tavernier, Adam Smith, Bernier and so many others. भारत वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज थे 17th सेंचुरी के। कितना प्राउड होता है ये सुन के, राइट। ये हम शायद फिर से कर पाएंगे।
Some British historians have told that the main aim of European arrival in India was to civilize Bharat. कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बोला कि यूरोपियंस के अराइवल का मेन एम था भारत को सिविलाइज करना, क्योंकि इन भारतीयों में ना रहने का ढंग था, ना खाने का ढंग था, ना चलने का ढंग था, ना बोलने का ढंग था। तो हम यूरोपियंस गए और स्पेशली ब्रिटिशर्स गए, 200 साल तक हुकूमत करके आए भारत को सिविलाइज करने के लिए। और आप सबको पता है कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारी बातें, हमारे संस्कार वर्ल्ड वाइड फेमस थे और रहेंगे, ठीक है। तो ये लेम एक्सक्यूज कभी भी उनका प्रूव नहीं होगा। बट देयर रियल एम वॉज टू एक्सट्रैक्ट मनी, इंक्रीज ट्रेड एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी विच लेटर ऑन चेंज टू पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड इम्पीरियलिज्म। उनका मेन एम था कि मनी एक्सट्रैक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ट्रेड करे, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। और बाद में ये पूरा एम कन्वर्ट हो गया एक होलसम एम में कि हमें तो पूरा राज चाहिए उस कंट्री पे, ठीक है। इंपीरियलिज्म और एक्सपेंशन चाहिए, अपना राज, अपना रूल जमाना है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन भारत वॉज बेस्ड ऑन ट्रेचरी, सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। समझ रहे हैं ये आप? ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने हमें धोखे दिए, हमें सप्रेस किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारा शोषण किया, फिजिकल, मेंटल, आर्थिक, सारी जगहों से, ठीक है। हमसे बहुत काम करवाया, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल, हम पर इतना टॉर्चर किया, हमें स्लेव्स बना के रखा उन्होंने बहुत टाइम तक, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक स्टेटस खराब कर दिया। Now colonial powers in India and their expansion. One by one we will study about various colonial powers which came to India. अब सबसे पहले दे रखा है पोर्चुगल। पोर्चुगल और भारत के ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे और इंडिया में सबसे पहले आए भी एक पोर्चुगीज़ थे जो आप सबको पता है, वास्को डी गामा, ठीक है। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले हम पढ़ेंगे कि 3 मेन ट्रेड रूट्स थे। और पहला ट्रेड था थ्रू कैस्पियन एंड ब्लैक सी, अरकानसास रिवर से, राइट। सेकंड था मेडिटेरियन सी से जो सीरिया होकर जाता था, और थर्ड था इजिप्ट से जो हम रेड सी से जाते थे, और यूरोप में जाना होता तो हम मेडिटेरियन सी से जाते थे। तो 3 रूट्स थे, पहले कैस्पियन और ब्लैक सी से, सेकंड थ्रू मेडिटेरियन सी, एंड थर्ड थ्रू रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ठीक है, इजिप्ट एंड यूरोप। ये आपको मैप में जाके चेक करना है कि ये सारे सी कहाँ थे, तो आपको उस रूट का आइडिया हो जाएगा। इंडिया से पोर्चुगल तक 15वीं सेंचुरी तक ये जितने भी तीनों रूट्स थे बहुत ही अनसेफ हो गए, क्योंकि टर्किश ने कंट्रोल कर दिया वो पूरा एरिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये उनका कंट्रोल का असर क्या हुआ कि ये जो रूट्स थे ये इनऑपरेटिव हो गए, ये बंद कर दिए गए ट्रेड रिलेशंस के लिए। अब यूरोपियंस ढूंढने लगे दूसरा कोई रूट, ठीक है। और उन्होंने सर्च करा, बहुत सारे रूट सर्च करना चाहा, क्योंकि उनको भारतीय गुड्स चाहिए थे, क्लोथ्स चाहिए थे, स्पाइसेस चाहिए थे। कोलंबस फ्रॉम स्पेन स्टार्टेड हिज जर्नी फॉर भारत बट रीच्ड अमेरिका इंस्टेड। कोलंबस आप सब जानते हैं, द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। वो स्पेन के ट्रैवलर थे, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी भारत के लिए। उन्होंने कहा अब तो मैं भारत ढूंढ के ही दिखाऊंगा, ठीक है। पर वो अमेरिका पहुंच गए, उन्होंने सोचा कि मैं भारत पहुंच गया। उधर जाते ही उन्होंने देखा कि लाल लाल लोग हैं, ठीक है, नेटिव पॉपुलेशन उधर रेडिश थी। तो उन्होंने कहा देखो रेड इंडियंस, रेड इंडियंस। तो तब से उधर की नेटिव पॉपुलेशन का नाम पड़ गया रेड इंडियंस। पर पहले यूरोपियन थे पोर्चुगीज़ ट्रैवलर वास्को डी गामा, जो पहुँचे इंडिया पहली बार, ठीक है, 1498 में 17 मई में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। वास्को डे गामा रीच कैलकट, जो आज का कोची है, ठीक है, ऑन 17 मई 1498। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नींद में भी याद रहना चाहिए। दिस इज अ फैक्ट यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट, हमेशा काम आता है। 1498 वास्को डी गामा रीच कैलकट इन इंडिया, ठीक है। उनको एक इंडियन नेविगेटर ने गाइड किया था जो गुजराती थे, इब्न माजिद उनका नाम था, ठीक है। मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक से वो केप ऑफ गुड होप, जो बिल्कुल आप अफ्रीका का अगर मैप देखोगे तो बिल्कुल पॉइंटेड नीचे केप ऑफ गुड होप है, उधर से वो आए इंडिया तक। तो जब वो उधर पहुँचे कैलकट में, तो उधर के रूलर थे ज़ैमोरिन, जिन्होंने उनका बहुत ही मतलब अच्छे से स्वागत किया। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, संस्कार हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका स्वागत किया। देखो, दिस वाज आवर ट्रेडिशन, दिस वाज आवर कल्चर,
कि कोई भी फॉरेन से आता था, चाहे हम जानते थे नहीं जानते थे, हम उनका सादर सत्कार करते थे, ठीक है। उन्होंने उनको कुछ कंसेशंस भी दिए ट्रेड के लिए कि आप ट्रेड कर रहे हो तो कुछ उनको सब्सिडीज़ और कंसेशंस भी दिए। वास्को डी गामा रिटर्न्ड आफ्टर 3 months, और 3 महीने बाद जो वो ट्रेड करके गए 60 टाइम्स ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा के गए। इसलिए उनको इंडिया इतना पसंद आया, इतना उन्होंने प्रॉफिट कमाया कि वो 3 बार इंडिया आए थे। पर एलियास उन्होंने क्या किया, 1502 में वो इंडिया आए और उन्होंने कमर्शियल सेंटर स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, कन्नौर में, कैलकट, कोचिन में, और आखिर उन्होंने जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनको बैनिश कर दिया और सारा ट्रेड की मोनोपोली अपने हाथ में ले ली। डी अल्मेडा वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्चुगीज ऑक्यूपाइड एरियाज इन भारत। डी अल्मेडा जो वास्को डी गामा के बाद आए, वास्को डी गामा ने कोई एरियाज ऑक्यूपाई नहीं करे, उन्होंने ट्रेड पे अपनी मोनोपोली कर दी थी। पर डी अल्मेडा ने क्या करा, भारत में अपने एरियाज भी ऑक्यूपाई करने लगे। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब अपनी नेवी पावर से उन्होंने कॉर्डोन कर दिया, सारा एक एरिया ऑक्यूपाई कर दिया उस जगह का जहाँ पे वो पहली बार आए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द सेकंड पोर्चुगीज वाइसरॉय। अल्फांसो, ये याद आएगा, वास्को डी गामा, देन अल्मेडा, देन अल्फांसो, बस इतना याद रखना। और ये सेकंड गवर्नर बन गए। इनका इन्फ्लुएंस, इनकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। अब उन्होंने सारे ट्रेड रूट्स ऑक्यूपाई कर दिए। उधर कोई भी आता था, मान लो उधर मुगल्स भी आ रहे हैं ना, मुगल्स आ गए थे 1526 में, राइट, तो मुगल्स भी आ रहे हैं ना, तो उनको भी टैक्स भरना पड़ रहा था। अल्फांसो को बोला जाता था सीजर ऑफ द ईस्ट, द लायन, ठीक है, बहुत सारे नेम थे इनके। तो इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया बिजापुर सुल्तान यूसुफ अदिल खान से। आई गेस दिस इज़ 1510, 1570 नहीं है, ये 1510 होना चाहिए, क्योंकि मुग़ल एम्पायर से पहले ही उन्होंने ये गोवा ऑक्यूपाई कर लिया था, इसलिए अल्फांसो इम्पॉर्टेंट भी माने जाते हैं। नाउ गोवा बिकेम द सेंटर ऑफ पावर फॉर द पोर्चुगल्स। पोर्चुगीज़ के लिए गोवा सेंटर ऑफ पावर बन चुका था, उनकी मेन कैपिटल बन चुकी थी। 17th सेंचुरी की बिगनिंग में पोर्चुगीज़ की पावर डिक्लाइन होने लगी और उनका एरिया कन्फाइन हो गया गोवा, दमन एंड दीव में। अब मेरी बात सुनिए, आपकी बुक में तो एक लाइन दे दी जाती है, पर इसके पीछे एक स्टोरी होती है, और ये स्टोरी ये है कि उस टाइम बहुत सारी 16th सेंचुरी की हम बात करें तो 2 ही सुपर पावर्स थी, एक स्पेनिश और एक पोर्चुगीज़, और इनका एम था कि अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करनी है। इन्होंने अपने ट्रैवलर्स हर जगह भेजना स्टार्ट करा। पोर्चुगीज़ का एम था कि मैं ईस्टर्न हाफ कवर कर लूँ वर्ल्ड का, और स्पेनिश का एम था कि वो वेस्टर्न हाफ कवर कर ले। इस तरीके से वर्ल्ड डिवाइड हो जाएगा और जो जितनी ज़्यादा टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर सकता है वो कर ले। पर धीरे धीरे सीन में आने लगे डच, डेन्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, जिनके चलते बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे बैटल्स हुए हर एरिया में, और पोर्चुगीज़ की पावर लूज़ हो गई। फिर उनका एरिया कन्फाइन हो गया गोवा, दमन एंड दीव में, और गोवा में तो उन्होंने इतने टाइम तक राज किया कि 1961 में जाके इन तीनों एरिया से, मतलब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके भी कितने बाद 1961 में ये जाके एरियाज फ्री हुए पोर्चुगीज़ से, ठीक है, और ये इंटीग्रल पार्ट बन गए इंडिया के, ठीक है। विद दिस वी हैव एंडेड पोर्चुगीज पावर, द रूल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। सो पहले आए थे हमारे पोर्चुगीज, ठीक है, फिर उसके बाद आए थे डच, डेन्स, ब्रिटिशर्स, देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स, पर ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। दिस फॉर मी इज PDDBF, दैट इज Portuguese, Dutch, Danes, Britishers and French, right? So it is like pen drive database failed, PDDBF। तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है, पेन ड्राइव डेटाबेस फेल्ड। आप कोई हिंदी सेंटेंस या कोई भी फनी ट्रिक्स लगा सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। अल्टीमेटली हमें लर्न होना चाहिए। वी विल डू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर टॉपिक्स in the next lecture. So till then, stay tuned and be happy, be healthy, take care of yourself. Goodbye.